स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, आपको थंबनेल देख करके आइडिया लग ही गया होगा कि यह विषय कितना गंभीर है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर कौम की जिसकी बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसके नाम से दुश्मन की रूह कांप जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गोरखा सैनिकों की। लेकिन आज की कहानी उनकी बहादुरी की नहीं है। आज की कहानी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की है, कूटनीति की है और एक बहुत बड़े विरोधाभास की है, पैराडॉक्स की है। विरोधाभास क्या है? एक तरफ है भारत, जिसका नेपाल और गोरखाओं के साथ सदियों पुराना रोटी बेटी और लहू का रिश्ता है। वह भारत जहां पिछले कुछ सालों से गोरखा सैनिकों की भर्ती पूरी तरह से ठप है, सन्नाटा पसरा हुआ है। और दूसरी तरफ है भारत से हजारों मील दूर बैठा ब्रिटेन, जिसने अपनी सेना के लिए एक नई किंग्स गोरखा आर्टिलरी यूनिट का गठन किया है और उसमें किंग चार्ल्स तृतीय ने खड़े होकर के उसकी तारीफों के पुल बांधे हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि क्या भारत में अग्निपथ परियोजना के बाद नेपाल के साथ कूटनीतिक गतिरोध जो बना, उसके बाद वहीं ब्रिटेन अचानक से गोरखाओं पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो गया? क्या ब्रिटिश आर्मी के पास जवानों का टोटा हो गया है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है, गेम प्लान चल रहा है? तो आज इसी विषय पर बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल कि गोरखा हैं कौन और पूरी दुनिया इनकी इज्जत क्यों करती है। तो साथियों, इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो साल था 1814 से 1816 के बीच का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार चुकी थी और उसकी भिड़ंत होती है नेपाल के पहाड़ी इलाकों में जाबाज योद्धाओं से। इस युद्ध को इतिहास में एंग्लो नेपाल वॉर कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के पास आधुनिक हथियार थे, तोपें थी, बड़ी फौज थी, लेकिन गोरखाओं के पास था अदम्य साहस, खुखरी और गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीकी। अंग्रेजों को इस युद्ध में छठी का दूध याद आ गया और उनका साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यह समझ गया कि इनसे जीतना नामुमकिन तो भले ना हो, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। और अंग्रेजों ने यहां पर अपनी एक कुटिल और शातिर कूटनीति चली। उन्होंने कहा कि इन्हें हराने की जिद छोड़ करके इन्हें अपने साथ मिला लिया जाए। तभी तो ब्रिटिश जनरल सर डेविड जॉन ने कहा था, उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर फॉकलैंड का मैदान हो या अफगानिस्तान के पहाड़ों पर हो रही लड़ाई, अंग्रेजों ने जितनी लड़ाइयां लड़ी और जीती जो नामुमकिन लगती थी, वह सब गोरखाओं के कारण जीती। गोरखा सैनिक नाम नहीं है केवल, ये वास्तव में एक प्रकार से मिलिट्री का प्रीमियम ब्रांड है। अब आप पूछेंगे कि सर, ब्रिटेन का तो समझ में आता है, भारत का इससे क्या कनेक्शन है, हमारा क्या कनेक्शन है? तो साथियों, ध्यान से सुनिए। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे हम ट्राई पार्टी एग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय समझौता कहते हैं। इसमें 3 पक्ष थे, भारत, नेपाल और ब्रिटेन। इस समझौते से यह तय हुआ कि ब्रिटिश काल की 10 गोरखा रेजिमेंट्स में से 6 रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगी और 4 रेजिमेंट ब्रिटिश सेना के पास चली जाएंगी। तब से लेकर आज तक भारतीय सेना में ये गोरखा राइफल्स का जो पराक्रम दिखाया है, उसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती है। 1962 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो, हर जगह गोरखाओं का वो खौफनाक और गगनभेदी नारा गूंजा। नारा था, जय महाकाली आयो गोरखाली, यानी कि महाकाली की जय हो और गोरखा आ गए, दुश्मन का काल आ गया। नेपाल के युवा भारतीय सेना में शामिल होने को अपने लिए गर्व की बात मानते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस ऐतिहासिक संबंध और इस रिश्ते में दरार आ गई। तो अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिएगा। साथियों, 2022 में भारत सरकार ने एक योजना, महत्वाकांक्षी योजना लाई, अग्निपथ योजना।
इसके तहत सैनिकों को अग्निवीरों के रूप में भर्ती करने का प्रावधान था, जिसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष रखा जाएगा और उसके बाद 25% जवानों को ही परमानेंट किया जाएगा। अब जैसे ही यह योजना लागू हुई, नेपाल सरकार के कान खड़े हो गए। नेपाल का तर्क क्या था? उनका कहना था कि 1947 में जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है, यह नई योजना उसके मूल भावना के खिलाफ है। नेपाल की चिंताएं वाजिब थीं और क्या थीं वो समझिए। पहला था पेंशन और भविष्य का मामला। 4 साल बाद जब 75% नेपाली युवा वापस नेपाल लौटेंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा? उन्हें भारत सरकार से कोई रेगुलर पेंशन भी नहीं मिलेगी। और दूसरा था मामला सुरक्षा और समाज का। नेपाल सरकार को डर है कि 4 साल तक हथियारों की कड़ी ट्रेनिंग लेकर जब बेरोजगार युवा समाज में वापस लौटेंगे तो उनकी आंतरिक सुरक्षा की समस्या बढ़ सकती है और खड़ी हो सकती है। कहीं उग्रवादी संगठनों के साथ ये अगर मिल गए तो इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो परिणाम क्या हुआ? नेपाल की सरकार ने इस पर स्पष्ट सहमति देने से बिल्कुल मना कर दिया और भारत में होने वाली जो गोरखा भर्ती थी वह मामला पूरी तरीके से स्टॉप हो गया। फुल स्टॉप लग गया इस पे। पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना में एक भी गोरखा की नई भर्ती नहीं हुई है। अब जरा इस पूरी पृष्ठभूमि को दिमाग में रखिए और देखिए ब्रिटेन ने कैसे इस बहती हुई गंगा में हाथ धुला है। एक तरफ भारत नेपाल बात ही कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अपनी सेना में किंग्स गोरखा आर्टिलरी यूनिट की घोषणा कर दी। क्यों भाई? ब्रिटेन को अचानक गोरखाओं से की इतनी याद क्यों आने लगी? तो इसके 2 बड़े कारण हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। पहला कारण है रिक्रूटमेंट क्राइसिस। साथियों, आज पूरा यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। वहां के युवा अब सेना में नहीं भर्ती होना चाहते। ब्रिटेन आर्मी की जो ब्रिटिश आर्मी है उसके पास जवानों का भारी टोटा है। उनकी नियमित सेना का साइज लगातार सिकुड़ रहा है। लोग कॉरपोरेट नौकरियों को तवज्जो दे रहे हैं, देश सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ब्रिटेन ने को एक ऐसी फौज भी चाहिए थी जो अनुशासित हो, जो कम लागत पर मिले और जिसकी निष्ठा पर कोई शक ना हो, और गोरखा इन सब पर फिट बैठते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टाइम बम का। अब अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो यूक्रेन युद्ध में जल रहा है, यूरोप के मुहाने पर रूस आक्रामक तौर पर खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी दिखाई दे रही है। ब्रिटेन जो कभी दुनिया पर राज करता था, आज ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ब्रिटेन जानता है कि अगर कल को कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो उसे जमीन पर लड़ने वाले रफ एंड टफ सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, और गोरखाओं को अपनी सेना में बढ़ाकर ब्रिटेन दुनिया को संदेश दे रहा है कि भले ही उसकी घरेलू आबादी सेना से मुंह मोड़ रही हो, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाकू यूनिट है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बौद्धिक सवाल भी खड़ा होता है दोस्तों, कि जिसे हमारे देश के नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए। अगर ब्रिटेन जैसा देश अपनी डिफेंस की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, वो गोरखाओं की अहमियत को समझकर नई यूनिट्स बना रहा है, तो भारत जो नेपाल का निकटतम पड़ोसी है, हम इस गतिरोध को सुलझाने में देरी क्यों कर रहे हैं? नुकसान किसका हो रहा है? नेपाल का नुकसान अगर हम देखें तो नेपाल के हजारों युवाओं के लिए भारतीय सेना में जाना रोजगार और सम्मान का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। नेपाल में की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारतीय सेना से मिलने वाली पेंशन का भी बड़ा योगदान हुआ करता था। भारत का नुकसान यह है कि भारत में हमारी गोरखा रेजिमेंट की ताकत और उसकी सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे कमजोर होगी अगर नए लड़ाके उसमें शामिल नहीं होते हैं, और फायदा इसमें होगा तीसरे पक्ष का। और चूंकि साथियों ये जो कूटनीतिक वैक्यूम है वह जगह कभी खाली नहीं रहती है। अगर भारत और नेपाल के रिश्ते नॉर्मल नहीं हुए तो वहां पर ड्रैगन पहले से ही मुबायक खड़ा है, और चीन लगातार नेपाल में अपना जो सेटअप है उसको मजबूत कर रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नेपाल का युवा भारत से विमुख होकर के किसी और देश की तरफ, किसी और विकल्प की तरफ मुंह करे? कहानी का सार दोस्तों समझिएगा, इस पूरी विश्लेषण का सार यह है कि युद्ध चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, आप चाहे जितने भी ड्रोन उड़ा लें, लेकिन आप चाहे एआई तकनीकी ले आए, लेकिन जमीन पर जाकर तिरंगा गाड़ने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए आपको जिगर वाले सैनिक चाहिए होते हैं, और गोरखाओं के जिगर पर कभी कोई सवाल नहीं उठता है।
ब्रिटेन का यह कदम भारत के लिए भी एक वेकअप कॉल है। हमें अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं और पड़ोसी देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना होगा। अग्निपथ योजना अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन क्या गोरखा भर्ती के लिए कोई स्पेशल विंडो या अपवाद नहीं लाया जा सकता? इस पर विचार करना बेहद जरूरी है दोस्तों। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय भी अवश्य शेयर कीजिएगा कि क्या भारत सरकार को नेपाल के साथ इस मुद्दे पर बैठकर कोई बीच का रास्ता या कस्टमाइज्ड मॉडल तुरंत निकालना चाहिए? क्या अग्निपथ योजना में गोरखा सैनिकों के लिए कुछ विशेष छूट होनी चाहिए? आप अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है और आपके तर्कों का स्वागत रहेगा, आपके विचारों का स्वागत रहेगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके जीएस के 2027 के लक्ष्य के लिए, 2028 और 2029 के लक्ष्य के लिए हमारे बैचेस आज से शुरू हो रहे हैं। हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर बनाए गए हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की भी सुविधा मिलेगी। और इस कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ जब आप कोर्स को खरीदने जाएं तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।